आज की जो वीडियो है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में है कि आप बेसिक जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स अब हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स क्या होती हैं, उसको वेब डेवलपमेंट में हम कैसे यूज़ करेंगे। और जावास्क्रिप्ट पहले आपको पता है कि सिर्फ फ्रंट एंड के तौर पे यूज़ होती थी वेब डेवलपमेंट में। अभी जावास्क्रिप्ट बहुत ग्रो कर चुकी है, बहुत उसकी मतलब एडवांस हो चुकी है। तो जावास्क्रिप्ट अभी तो पहले सिर्फ वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल के साथ यूज़ होती थी। अभी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट में गेम्स बनती हैं, जावास्क्रिप्ट में हाइब्रिड एप्स बनती हैं जो कि आईफोन्स के लिए भी हों, एंड्रॉयड में भी हों, विंडोज़ की डिवाइसेस में भी यूज़ हो सकती हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्स आप जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट का काम ये था कि फ्रंट एंड पे यूज़ होती थी। वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड के अंदर यूज़ होती थी। बेसिक यूज़ जावास्क्रिप्ट का अभी भी वही है। तो हम भी उसको वेब डेवलपमेंट में बेसिक यूज़ उसका देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड के अंदर आपको पता है कि तीन चीज़ें होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML एंड CSS की अलग से वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी वेब डेवलपमेंट को, अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हम पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्ट से कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहे, उसके बारे में सीखना चाहे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं बेसिक जो आपको आनी चाहिए। फिर तो मतलब बेसिक आपको आ जाता है तो फिर तो आप एडवांस खुद भी पढ़ सकते हैं ना। तो बेसिक में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि आपको आनी चाहिए। बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, HTML के साथ कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से फाइल्स बनती हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं उसके, कैसे कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं वेबसाइट में अंदर, जावास्क्रिप्ट हमें किधर यूज़ करनी चाहिए, किधर नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन सब के हम एग्जांपल्स करके इसको डिस्कस करें। तो यही हम इसी बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड चलाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी रन कर सकते हैं। तो जैसे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट का, जेएस के नाम से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और इस फोल्डर को हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें कोड को एडिट करना पड़ेगा। तो ये हमारा वीएस कोड में आ गया। ये फोल्डर आपका खुल गया और यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ यूज़ होती है। तो यहाँ पर मुझे एक एचटीएमएल का फोल्डर बनाना पड़ेगा। अगर आप वीएस कोड के बारे में मतलब सीखना चाहें कि वीएस कोड के कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे इसके अंदर हम शॉर्टकट ऐड करते हैं तो एचटीएमएल का कोड आ जाता है, इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो उसकी भी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। आप उसको जाके देख सकते हैं। वीएस कोड के नाम से सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इसके भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को, ये एचटीएमएल का एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर हम सिंपल सा एक हेडिंग लगाते हैं। लेट्स से जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। ठीक है, और इसको हम इसके लाइव सर्वर से रन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये ब्राउजर में आपके सामने इसका आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज, ये आपके पास आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को नजर आए। और इसको हम अलग से विंडो में खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा, अब हम इसके कोड को एडिट करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जब आप एचटीएमएल के साथ यूज़ करते हैं तो उसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है इनलाइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप वो हम भूल ना जाएं। तो जावास्क्रिप्ट की जो टाइप्स हैं वो आपके पास तीन टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट टाइप्स, तीन टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले होती है इनलाइन, उसके बाद होती है एम्बेडेड, और दूसरी होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन को हम बाद में देखेंगे, पहले एम्बेडेड को देखते हैं। तो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है। तो आप हेड में लगाएं या बॉडी में लगाएं, मतलब उसके भी अलग अलग दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं हेड में लगाता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ना हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के साथ, वेब पेज के साथ। तो उस वेब पेज के अंदर जो जो सेक्शन, मतलब उसके डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे आप इस वेब पेज को रन करते हैं तो ब्राउजर में रन होता है ना, ये ब्राउजर की विंडो है, तो उसके लिए विंडोज़ ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला विंडोज़ ऑब्जेक्ट है। हम विंडो ऑब्जेक्ट को, सबसे पहला विंडो ऑब्जेक्ट है, हम विंडो ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट ये है विंडो, इस तरह से आप लिखते हैं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट कहलाता है।
अब इस हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कुछ डिपार्टमेंट है उसके अलग फंक्शंस होते हैं, हर किसी के अपने अपने टास्क हैं। तो विंडो के अलग अलग फंक्शन है, जैसे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट है, तो विंडो का एक बहुत मशहूर फंक्शन है विंडो डॉट। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट, बहुत स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं जावा में और जावास्क्रिप्ट में। जावा अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट अलग चीज़ है। हाँ, जावा की जो मतलब जो लिखने का तरीका है, जो सिंटैक्स है ना, वो जावास्क्रिप्ट से सिमिलर है। तो वहाँ पर भी हम डॉट क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं सी प्लस प्लस में या जावा में। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है विंडो, और उसका फंक्शन है, फंक्शन या मेथड उसको बोल सकते हैं, उसका फंक्शन है अलर्ट। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के। विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन है, फंक्शन के साथ एक पैरेंथेसिस आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप इस तरीके से दे दें, और स्टेरिक मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप वहाँ से दे सकते हैं। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप इस तरीके से दे दें, अगर स्टेरिक स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप कोटेशंस में आपको देनी होगी। तो इसको आप रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे इस तरह का एक अलर्ट आ जाएगा, जिसके अंदर वो न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, आपके पास वही अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिक वैल्यू थी तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए आपको कोटेशंस के अंदर देना होगा हेलो, इस तरीके से। तो ये आपके पास वो मैसेज इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा। तो ये जो अलर्ट आ रहा है ये बेसिकली विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये विंडो का फंक्शन है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी देर उसको यूज़ करेंगे और फिर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेरिएबल्स का, कि आप वेरिएबल्स बनाएं। वेरिएबल्स बेसिकली एड्रेस ऑफ मेमोरी होते हैं, कि आप मेमोरी के अंदर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू कुछ देर के लिए रख सकते हैं। रन टाइम पे आप कुछ वैल्यू उसके अंदर रख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन तरीकों से बनते हैं। एक होता है लेट, एक लेट से बनते हैं, दूसरा कॉन्स्टेंट्स के साथ बनते हैं, मतलब तीन कीवर्ड हैं जिसके साथ आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। एक कांस्टेंट होता है, और तीसरा आपके पास VAR होता है। ये तीनों, इन तीनों में फ़र्क है, इन तीनों की ऑब्जेक्ट इसकी मतलब अप्रोच में फ़र्क है कि आप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल VAR से बनाते हैं। वेरिएबल VAR कीवर्ड आपको लिखना होता है, उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया A और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 1 2 3। अब अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, तो आप अलर्ट के अंदर यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है, अब ये ए क्योंकि वेरिएबल है तो अब आपको कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, अब उसको पता है कि ये वेरिएबल है। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो ये देखिए प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू चेंज कर दूं 4 5 6 और फिर आप प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये इसको पता है कि ये ए वेरिएबल है। अगर आप कोई ऐसी वेरिएबल यूज करेंगे जो कि है ही नहीं तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट एरर देगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे स्क्रीन पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ब्राउजर के अंदर इसका कंसोल होता है जावास्क्रिप्ट का। आप यहाँ से डेवलपर टूल में जाएंगे ना, जब आप मोर टूल्स में जाएं और वहाँ पर डेवलपर टूल्स में जाएं, तो वहाँ पर इसका कंसोल होता है, मोर टूल्स देन डेवलपर टूल्स, तो या जावास्क्रिप्ट का एक कंसोल होता है। वहाँ पर आपको देखिए ये दिखा रहा है एरर कि बी इज़ नॉट डिफाइंड। तो बी जो आपने यूज़ किया है वो डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से ये अलर्ट नहीं है। तो बी आपने बनाया है तो आपने डिफाइन नहीं किया। तो वेरिएबल्स मतलब बने होंगे तो जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाएगा कि ये वेरिएबल है। अगर नहीं होगा तो फिर वो आपके पास एक एरर है, सिंटैक्स एरर है, फैटल एरर है कि ये जो आपने यूज़ किया है वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से चल रहा है। तो ये वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यूज रखते हैं। अच्छा, वेरिएबल के नाम आप वेरिएबल कैसे भी बना सकते हैं। वेरिएबल के नेम में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वेरिएबल नेम, और नेम के अंदर मैं रख रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल बन जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। आपके पास देखिए इसमें प्रिंट भी हो जाएगा। अगर मैं इसको भी प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नईम लिख दूंगा, तो ये नईम भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो दो वेरिएबल्स को मिलाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए, और फिर दोनों में प्लस ये यूज करेंगे। तो प्लस यहाँ पर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है, मतलब दोनों को कांटेक्ट कर रहा है, दोनों को मिला रहा है, जोड़ रहा है दोनों को आपस में। ठीक है, तो ये ए के साथ आप देखें कि ए की वैल्यू और नेम की वैल्यू दोनों मिक्स होकर ए की अलर्ट में आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अगर मुझे वेरिएबल इस तरह से बनाना है, वेरिएबल फर्स्ट नेम, ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अब ये देखें VS कोड भी आपको बता रहा है कि एरर है, क्योंकि वेरिएबल के नेम के अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं है। स्पेस यहाँ पर स्पेशल करेक्टर कंसीडर होता है, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस देना भी हो, मतलब जैसे दो वर्ड्स यूज करने हैं, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा प्लस या माइनस या डैश इस तरह से कोई भी वेरिएबल नेम में यूज नहीं होगा, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से दो वर्ड्स बनाने हो। ठीक है, पहले तो हम कोशिश करें कि हम दो वर्ड्स ना बनाएं, ऐसे ही लिखते हैं एक एज अ सिंगल वर्ड्स को फर्स्ट नेम लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये आपने वेरिएबल कैसे बनाया, लेकिन इससे क्या होगा कि मतलब आपके लिए कंफ्यूजिंग कोड होगी कि आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं ये सिंगल वर्ड है क्या लिखा हुआ है, अगर बड़ा कोई वर्ड है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल समझ लें एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल होम एड्रेस का, तो मैं ऐसे लिखूंगा होम एड्रेस, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, या आपने क्या मतलब ये एक वर्ड है मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो हम मतलब स्पेस तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। या फिर जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है, उसको बोलते हैं
केमल केस। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर उसके पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं ना, तो फिर मल्टीपल वर्ड्स को मिला के वो फर्स्ट वर्ड हमेशा सिंगल कोट से स्टार्ट करता है, सिंगल मतलब के जो आपके लोअर केस होते हैं वहां से स्टार्ट करता है, और जो सेकंड वर्ड का हर फर्स्ट लेटर कैपिटल में जावास्क्रिप्ट लिखता है। इस तरीके से वो मेरे, इससे क्या होता है कि थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाता है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप होम एड्रेस लिखें, होम अंडरस्कोर एड्रेस लिखें, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो आप वेरिएबल नेम में स्पेस या कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं फर्स्ट नेम, और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू रखनी हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू कोई भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज हैं, इनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसको डेटा टाइप्स बोलते हैं यार आम में, कि ये जो आप डेटा रख रहे हैं उसका एक टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट में हम देखें, वेरिएबल जब बना रहे हैं तो उसका टाइप हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, जिस सिर्फ वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो वेरिएबल खुद ही बनता जा रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी वो डेटा टाइप्स हैं। तो जैसे जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि आप जो वैल्यू देते हैं ना, उस वैल्यू को देखते हुए उसका टाइप खुद ही असाइन कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अलर्ट करूँ, अलर्ट कर रहा हूँ मैं ए को, तो ये आपके सामने बता रहा है कि ए की वैल्यू 456 है, ठीक है। और अगर मैं इसकी टाइप देखना चाहूँ तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या करता है, इसको आप अगेन, ये फंक्शन है, तो फंक्शन की निशानी ये होती है कि इसके साथ पैरेंथेसिस आप देते हैं। तो ये फंक्शन है, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे उसकी ये टाइप बताएगा कि इसकी टाइप क्या है। तो मैं इसको जैसे ए दे रहा हूँ, ए वेरिएबल है, उस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 456, तो ये आपको बता देगा कि इसकी टाइप है नंबर है, ठीक है। अभी टाइप स्क्रीन पे नहीं आ रही क्योंकि हमने इसकी टाइप गेट तो की है, लेकिन हमने उसको कहीं पे प्रिंट नहीं किया, अलर्ट नहीं किया या प्रिंट नहीं किया, तो जिस वजह से शो नहीं हो रही, ठीक है। तो उसको मैं अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो अब आपके पास अलर्ट आ जाएगा, और अलर्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है कि ये नंबर है, ठीक है। इवन आप यहाँ पर जो कंसोल मैंने अभी आपको दिखाया, कंसोल के अंदर डायरेक्ट भी आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, बार बार मुझे कोड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हम यहाँ पर भी रन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ टाइप ऑफ, और टाइप के अंदर आप जो भी टाइप देंगे, जैसे मैं नंबर दे रहा हूँ कोई, तो आपको बता रहा है कि ये नंबर है, ठीक है। नंबर इज अ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टाइप ऑफ, और इसके अंदर कोई कोटेशन वैल्यू, कोटेशन के अंदर वैल्यू देता हूँ हेलो, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग भी सेकंड डेटा टाइप है, मतलब कोटेशन के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी देंगे, कोटेशन से उसको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स आपके जितने भी कैरेक्टर्स कीबोर्ड में सारे आ सकते हैं अगर आप उनको कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो, ठीक है। तो ये आपकी सारी स्ट्रिंग टाइप होते हैं। अब ये टाइप इसको हम नहीं असाइन कर रहे, लेकिन जावास्क्रिप्ट खुद ही उनकी टाइप जो है वो सेट कर देता है, मतलब डेटा को देख के टाइप खुद ही असाइन कर देता है। मतलब हमें जो डेवलपर है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट मतलब आपके लिए खुद ही परफॉर्म कर देता है ये वाली ड्यूटी, ठीक है। तो इस तरह के इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अगर आप ये आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पर कोई डेसिमल में वैल्यू देता हूँ तो उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सॉरी, टाइप मैंने फंक्शन गलत यूज़ किया है, टाइप ऑफ फंक्शन है। तो अब देखें, मैं पॉइंट में वैल्यू दे रहा हूँ फिर भी बता रहा है नंबर है। अगर हम डेसिमल में कोई वैल्यू दे दें, ठीक है, फिर भी बता रहा है आपको नंबर है। इसी तरह आप यहाँ पर फ्लोट भी होता है, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, फिर एरे भी होता है, जेसन भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करूँ जो कि वेरिएबल पहले से डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो ए तो खैर हमने डिफाइन किया था, बी, तो बी का टाइप जो है वो अनडिफाइन आएगा, क्योंकि वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो उसका टाइप आपके पास अनडिफाइन आएगा। अगर वेरिएबल कोई डिफाइन, मतलब अनडिफाइन भी डेटा टाइप है आपके पास। इसी तरह नल भी आपके पास एक टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊँ, वेरिएबल सी, और उसको हम वैल्यू दे देते हैं नल, नल बनाने के लिए आप नल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी अगर आप टाइप चेक करेंगे तो इसकी टाइप फिर नल आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। नल आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी टाइप आपके पास ऑब्जेक्ट आएगी। जावास्क्रिप्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं, और ये इनके वेरिएबल्स के टाइप्स हैं, और इनको आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब विंडोज़ ऑब्जेक्ट को हम पढ़ रहे थे, तो विंडो का विंडो डॉट अलर्ट। अब देखिए, आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ पर अलर्ट विंडो के बगैर लिखा है, तो ये क्योंकि इसका कॉमन मेथड है, तो इसलिए आपको विंडो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे फिर भी काम करेगा, अगर विंडोज ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते हैं फिर भी काम करेगा। ये रियायत सिर्फ आपको इस अलर्ट में है, बाकी किसी और फंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स के बाद आपके पास ये तो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वेरिएबल, फिर डेटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारी बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। अच्छा, विंडोज जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हम आप इसको अलर्ट करके या कंसोल करके, अच्छा ये जो कंसोल है ना, ये जो जो जहाँ पर आपके पास कंसोल आ रहा था, इस कंसोल को भी हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं कोड से। तो इसके लिए आपके पास कंसोल का ऑब्जेक्ट है, कंसोल, फिर उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग,
तो ये कंसोल के अंदर कुछ भी राइट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, आप देखेंगे कि कंसोल के अंदर ये कोड के थ्रू राइट हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके थ्रू। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ लिखना चाहूँ, हेलो दिस इज फ्रॉम कोड, तो वो आप देखेंगे कि कंसोल के अंदर आपके पास वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसोल भी आपके पास आउटपुट दिखाने के लिए है, लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट में शो नहीं होगा, मतलब हर किसी को नजर नहीं आएगा। जो कंसोल ओपन करेगा सिर्फ उसी को नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ विंडो, तो आपको ये दिखाएगा कि विंडो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विंडो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे काम की होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी हैं जो हमें काम आती हैं। इसके मतलब इवेंट्स भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने विंडो विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड आपको अलर्ट दिखाया था, जो कि अलर्ट करने के लिए काम आता है। दोबारा से देखते हैं, उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अलर्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, तो आपके पास इस तरह का एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट का एक और मेथड है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट यूज होता है, ये भी फंक्शन है। ये यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटर नेम। तो इसको अगर आप चलाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पर यूजर से वो इनपुट पूछेगा कि आप यहाँ पर कुछ भी यूजर एंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नेम लिख के ओके करूँ, तो ये मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए काम होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये आपको जो यूजर इनपुट देगा ना, जैसे आप इसको चला रहे हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ भी लिखा और एंटर किया, तो ये आपको ये वाली वैल्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को कहीं पर सेव करना चाहें तो वेरिएबल बना के उसके अंदर मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल नेम, उसके अंदर ये सेव हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट मांगे और प्रॉम्प्ट से जो भी चीज़ आ रहा है वो नेम के अंदर सेव आ जाए, और उसके बाद फिर हम अलर्ट में नेम को प्रिंट करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप चलाएंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है एंटर नेम, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम, और ओके किया तो देखें वही वैल्यू आपके पास अलर्ट में आ गई, मतलब डायनामिक जो भी यूजर ने इंसर्ट की। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कराची, और इसको इंटर किया तो अलर्ट के अंदर आपके पास वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये यूजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इस तरह से यूजर से इनपुट लेना अच्छा नहीं लगता। मतलब इस तरह के प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर इंसर्ट करे, तो ये मतलब सही तरीका नहीं है यूजर से इनपुट लेने का। तो वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से आजकल हम यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने दौर में इस तरह के भी सॉफ्टवेयर होते थे, जहाँ पर आप इस तरीके से यूजर के अंदर इनपुट दे रहे हैं, ब्राउजर की विंडो के थ्रू आप डॉक्यूमेंट को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये विंडो का दूसरा मेथड है जो कि प्रॉम्प्ट है। इसी तरह विंडो का एक और मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं विंडो डॉट कन्फर्म, मतलब कोई भी यूज़र से कन्फर्मेशन लेने के लिए, और इसके अंदर भी आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, आर यू श्योर। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके पास इस तरह का, ये मैं प्रॉम्प्ट वाले को कमेंट कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर आपको कमेंट करनी हो तो आप /2 लगा दें, तो वो कमेंट हो जाएगा, वो कोड नहीं चलेगा। अब देखिए, इसको जब मैंने चलाया तो यहाँ पर आपके पास विंडो डॉट कन्फर्म वाला बॉक्स आ रहा है, उसी अलर्ट बॉक्स की तरह, लेकिन इसके अंदर 2 बटन हैं। अलर्ट के अंदर सिर्फ एक ही बटन होता है जिसको आप ओके कर सकते हैं, इसके अंदर 2 बटन है, ओके एंड कैंसिल। मीन्स ये आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आप येस और नो दोनों को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर कंफर्मेशन यहाँ पर रिटर्न भी करता है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं वेरिएबल में रख लेता हूँ, वेरिएबल किसी भी वेरिएबल में, इनपुट के वेरिएबल में मैं इसको रख रहा हूँ, और फिर इसको हम कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, ताकि देख सकें कि इनपुट में क्या आया है, इनपुट। ठीक है, अब हमने चलाया तो ये कह रहा है आर यू श्योर। कंसोल को ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा कंसोल है, तो मैं इसको ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें कंसोल में क्या आया, ट्रू आया। और अगर इसको मैं दोबारा से चलाऊँ और कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो मतलब ये हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, जिससे हमें पता चलता है कि यूज़र ने कौन से बटन पे क्लिक किया है, ओके पे क्लिक किया है या कैंसिल पे क्लिक किया है। तो ये यूज़ होता है यूज़र से कोई भी कंफर्मेशन लेने के लिए। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं या ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, या तो वो आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट, मतलब प्रोसीड दिस, आई श्योर यू वांट टू प्रोसीड दिस। तो वो हम वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। फिर यूज़र के पास ऑप्शन होते हैं कि वो उसको यस करे या नो करे। तो यस करेगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नो कर देगा तो आपके पास नो आ जाएगा। और फिर उसके बेसिस पे आप कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं अपने। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस लगती हैं, उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होती है, जो कि अगेन ये प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं यहाँ पर मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग की फाउंडेशंस का नहीं पता, तो उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर उसको देखें, जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में एक कंडीशन होती है, इफ स्टेटमेंट होती है, जिसको आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पर अगर आप ट्रू देते हैं तो वो इफ की स्टेटमेंट चलती है, और अगर आप यहाँ पर फॉल्स देंगे तो फिर एल्स की स्टेटमेंट चलती है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कि अलर्ट, और इसको हम लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव
क्लिक्ड ओके। और इसी तरह से हम इसी लाइन को नीचे रखते हैं अलर्ट एल्स में, और यहाँ पर हम देते हैं कि यू हैव क्लिक्ड कैंसिल। ठीक है, तो ये हमने विंडो डॉट कन्फर्म लगाया है। ये यूजर के पास एक कन्फर्म बॉक्स आ जाएगा, वहां से वो ओके ओके या कैंसिल को क्लिक करेगा। अगर ओके को क्लिक करेगा तो इनपुट के अंदर ट्रू आएगा, अगर कैंसिल को क्लिक करेगा तो इनपुट के अंदर फॉल्स आएगा। और फिर यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी है, उस इफ के अंदर वही इनपुट पास कर दिया है कि अगर ट्रू आएगा तो फिर इफ का कोड चलेगा, ये यू हैव क्लिक वाला अलर्ट आना चाहिए, और अगर कैंसिल को क्लिक करेंगे तो यू हैव क्लिक कैंसिल वाला अलर्ट आना चाहिए। तो चलें चल के देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अलर्ट आ रहा है, इसको अगर मैं ओके को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये आ रहा है कि यू हैव क्लिक्ड ओके। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको मैं दोबारा चलाऊं और अगर मैं कैंसिल को क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ रहा है कि यू हैव क्लिक्ड कैंसिल। तो ये यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए आपके पास मेथड यूज होता है। तो हमने तीन मेथड्स पढ़े विंडो के। एक विंडो डॉट अलर्ट था जो कि जस्ट अलर्ट करने के लिए यूज होता है, एक विंडो डॉट प्रॉम्प्ट था जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। यूजर उसमें कोई भी इनपुट लिख सकता है, मतलब कोई भी आप यूजर से क्वेश्चन पूछें, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और वो वहां से इंसर्ट करेगा तो वो आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आ जाएगी वो वाली वैल्यू। और विंडो डॉट कन्फर्म यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जैसे मैं एक दूसरा पेज बनाता हूँ, जैसे ये इंडेक्स डॉट एच मेरे पास एक पेज बना हुआ है, तो मैं एक दूसरा पेज बनाता हूँ, पेज वन डॉट एच। ठीक है, ये भी एच का पेज है, और जस्ट मैं यहाँ पर पेज वन लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्राउजर के अंदर जब आप मतलब कोई भी पेज खोलते हैं तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि इंडेक्स डॉट एच है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पेज खोलना चाहूँ तो यहाँ पर यूआरएल से आपको उस पेज का नाम लिखना पड़ता है, पेज वन डॉट एच। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्राउजर की लोकेशन होती है कि ब्राउजर ने कौन सी लोकेशन को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये विंडोज ब्राउजर जो है वो आपकी विंडोज है, मतलब ब्राउजर की विंडो है ना, क्रोम की विंडो है, जो भी ब्राउजर है उसकी विंडो है, और उस विंडो के अंदर लोकेशन आपने जो भी लिखी हुई है वो लोकेशन ओपन होती है। जैसे अभी मैं दोबारा इंडेक्स को ओपन करूं तो इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा जो हम काम कर रहे थे, और अगर मैं इंडेक्स को हटा के यहाँ पर पेज वन पे चला जाऊँ तो ये पेज वन वाला पेज को ओपन करेगा। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये लोकेशन भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रॉपर्टी और मेथड में फर्क होता है। ठीक है, मेथड या फंक्शन उसको बोल सकते हैं। तो फंक्शंस के लिए जरूरी होता है कि आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएं। ठीक है, तो लोकेशन के साथ पैरेंथेसिस नहीं आती, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है विंडो डॉट लोकेशन, और इसके अंदर आप कोई भी लोकेशन उसको दे सकते हैं तो वो उसको उधर चेंज कर देगा। ठीक है, अब जैसे विंडो डॉट लोकेशन के अंदर मैं इसको दे रहा हूँ पेज वन डॉट एच। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि पेज वन डॉट एच पे चला जाए, तो हम जैसे ही ओपन करेंगे फाइल को तो ये पेज वन डॉट एच पे होगा। आप यहाँ पर देखिए मैं इसको इंडेक्स वाली पेज को ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आर यू श्योर करने के बाद पेज वन पे जा रहा है। ठीक है, आर यू श्योर करने के बाद ये मुझे पेज वन पर लेकर जा रहा है। सही है, तो पहले मैं इंडेक्स वाले पेज को ओपन करता हूँ, और फिर मेरे पास आर यू श्योर का आता है, उसको मैं ओके या कैंसिल, मतलब कोई कंडीशन तो मैंने नहीं लगाई हुई, लेकिन अगर मैं उसको ओके करूँ या कैंसिल करूँ तो ये मुझे पेज वन डॉट एच पे खुद ही लेकर जा रहा है। तो ये रीडायरेक्ट मतलब आपको कर रहा है दूसरे पेज पे। हम इस पर कंडीशंस भी लगा सकते हैं इफ, मतलब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से यूज़र जो है वो ओके पे क्लिक करे, इनपुट मतलब अगर ट्रू आए वहाँ से, तो फिर ये लोकेशन आपको दूसरे पेज पे लेकर जाए, अदरवाइज ना लेकर जाए। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इंडेक्स वाले पेज को दोबारा से चलाऊँ, ठीक है, तो आपके पास आर यू श्योर आएगा। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप दोबारा चलाएंगे, अगर मैं ओके करूंगा तो फिर ये पेज वन डॉट एच पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे रीलोकेट करने के लिए भी हम, मतलब रीडायरेक्ट करने के लिए भी हम विंडो डॉट लोकेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, फिर विंडो डॉट साइज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगेन कंसोल में देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है, विंडो की कौन सी यूजफुल चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विंडो लिख रहा हूँ तो इसको पता है कि विंडो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, विंडो ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर लोकेशन भी होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, तो देखें लोकेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी लोकेशन भी आपको यूआरएल भी आ रहा है, ओरिजिन भी आ रही है, इसका पोर्ट भी आ रहा है, होस्ट भी आ रहा है, आईपी एड्रेस भी आ रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट साइज, ठीक है, या विंडो डॉट आई थिंक विड्थ होता है, या विड्थ हाइट वगैरह, ये भी आप विंडो से ले सकते हैं कि विंडो की हाइट कितनी है, विंडो की साइज़ कितनी है, विंडो का नेम क्या है। विंडो डॉट नेम के अंदर देखें नेम आ रहा है कि ये जो विंडो आपने खुली हुई है क्रोम, उसका नाम क्या है। फिर मतलब विंडो में बहुत सारी चीज़ें, आप उसको यहाँ से ओपन करके देखें ना कि इसके अंदर क्या क्या है। जो जो हमारे यूज़फुल चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट है, कैशे है, देखिए इसके अंदर सब सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है विंडोज़ के बारे में। तो अब ये सारी चीज़ें हम इसी तरीके से गेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है, तो इसके देखिए इनहेरिट हाइट है, इनहेरिट विड्थ है, ये भी मैं गेट कर सकता हूँ, लेंथ है, लोकल स्टोरेज है, ठीक है, मूव बाय है, नेविगेशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम विंडो के साथ इंटरेक्शन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे
कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्ट है दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम उसके बारे में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, एक विंडो ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा। अभी हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि है डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट, ये आपका जावास्क्रिप्ट का कंसोल है, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। तो ये देखें, आपको पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे विंडो की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अब यहाँ पर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पूरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट। ये जो वेब पेज खुला हुआ है ना, ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के साथ मतलब जो भी कंसोलेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा। अगर कोई टाइटल है तो टाइटल हमने दिया नहीं हुआ, हम असाइन भी कर सकते हैं टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल इज इक्वल टू नेम। ठीक है, तो उसका टाइटल नेम मिल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर चेंज हो गया। इसको दोबारा से चलाएं। अब देखिए यहाँ पर टाइटल, जो वेब पेज का टाइटल होता है वो यहाँ पर आता है ना। अभी इसका कुछ भी टाइटल नहीं है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू नहीं। ठीक है, एंटर करेंगे तो ऊपर देखें टाइटल उसका चेंज हो गया। तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया। इसी तरह डॉक्यूमेंट के अंदर भी मतलब सारे मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके साथ इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल। और इसके लिए अब देखिए, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का कोड भी हमने इधर ही किया था। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंटरनल जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट भी इसको बोलते हैं। अभी वो इसमें क्या होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड और एचटीएमएल का कोड एक ही फाइल में होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोड है तो हम फिर ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हम अलग से फाइल बना दें। ठीक है, तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करें और उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट जेएस। अच्छा, उसका एक्सटेंशन डॉट जेएस होगा। जो भी फाइल जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट जेएस होगा। अब इसको एचटीएमएल वाले डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल। और इसका यहाँ पर हम h1 लगाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हमें वो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो उसको लिंक करने के लिए आप एसआरसी मतलब स्क्रिप्ट का टैग ही लगाते हैं और उसका एक एट्रीब्यूट है एसआरसी। एसआरसी के अंदर आप उस फाइल का नाम दे दें डॉक्यूमेंट डॉट जेएस, तो वो फाइल इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि जब फाइल इसके साथ अटैच हुई है या नहीं, फिर इसको चलाते हैं इस पेज को। ठीक है, तो ये तो हमें एचटीएमएल का पेज ही दिखाएगा ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल तो इधर नहीं दिखाएगा। अगर आप व्यू सोर्स में जाएं तो वहाँ पर दिखाएगा कि ये फाइल है, उस पर क्लिक करें तो वो फाइल भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में हमें कैसे पता चले कि फाइल वाकई लोड हुई है या नहीं, तो इसका तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में जाके कुछ कोड लिख दें जो कि वहाँ पर रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ, ऐसे सिंपल अलर्ट हेलो। ठीक है, तो ये अलर्ट आ रहा है, अलर्ट आ रहा है तो इट मीन्स वो आपकी फाइल जो है वो इसके अंदर लोड हो रही है। ठीक है, अच्छा, आप डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको पता है एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक डिव बना रहा हूँ और उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, एक h2 बना रहा हूँ। और उसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, उसके बाद एक मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ। आपको पता है एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में मतलब कुछ एलिमेंट्स डालते हैं जिनके साथ हम बाद में उसको मैच कर सकें। फिर अगेन मैं एक और डिव बना रहा हूँ और उस डिव के अंदर मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म आपको पता है एचटीएमएल में कैसे यूज़ होता है। उस फॉर्म को हम नाम दे देते हैं नेम इक्वल्स टू F1। ठीक है, और फॉर्म के अंदर आपको पता है कि इनपुट टाइप्स होते हैं। तो उसके अंदर मैं एक इनपुट बना रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट है और उसको भी नेम दे देते हैं हम T1। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कुछ भी, इंटर नेम समथिंग। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर हमने फॉर्म भी बनाया तो वो फॉर्म शो नहीं हो रहा, हाँ फॉर्म भी आ गया। ठीक है, अब ये जो अलर्ट है मैंने सिर्फ देखने के लिए लगाया था, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, अलर्ट ना आए तो अब आपके पास अलर्ट नहीं आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक मैंने h1 लगाया है, एक डिव बनाया उसके अंदर h3 है, फिर एक पैराग्राफ बनाया है, फिर एक जस्ट टेक्स्ट लिखा है और उसके साथ एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है। और ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसके अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट का एक पूरा ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर देखें, इसको मैं कंसोल में खोल के आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट का पूरा, इस डॉक्यूमेंट के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट दिया है डॉक्यूमेंट। देखिए मैं डॉक्यूमेंट लिखा तो ऊपर आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर जैसे आपका एक एड्रेस होता है ना कि एक आपकी सिटी है, फिर उस सिटी के अंदर कोई पार्ट होगा, सिटी का टाउन होगा, फिर उस टाउन के अंदर कोई सोसाइटी होगी, फिर उसके अंदर स्ट्रीट नेम होता है, फिर स्ट्रीट के अंदर घर होता है। इस तरह से डॉक्यूमेंट के किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट मतलब उसका प्रॉपर एड्रेस आपको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पता है कि ये
एक मैंने फॉर्म बनाया था, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड बनाया था, ठीक है। तो अगर मुझे इस फॉर्म को वेट करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम क्या है, F1, तो मैं नेम के साथ उस पर जा सकता हूँ। F1 में लिखूंगा तो देखें ये फॉर्म तक पहुँच गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म है तो उसने फॉर्म को गेट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर ये मेरे पास HTML का पूरा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है इसका F1, मतलब फॉर्म है, तो ये मैंने फॉर्म लिखा तो वो फॉर्म पहुंच गया। फॉर्म के अंदर अगर मुझे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चाहिए या टेक्स्ट फील्ड को गेट करना है तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट F1, और F1 के अंदर हमने आपको याद होगा T1 बनाया था जो कि टेक्स्ट फील्ड है T1, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फील्ड को गेट करके आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आपको टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू अभी तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, नहीं, और अब अगर मैं इसकी वैल्यू गेट करूँ तो आपके पास वही टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि उधर है। इवन आप वैल्यू इसकी सेट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर हम ये दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यू वैल्यू, और जैसे ही आप ये कोड रन करेंगे तो उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, डोम। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, डोम इसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का डोम, ये पूरा इस तरीके से, इसके कुछ मैं इमेजेस ओपन करूँ तो मतलब इस तरीके से एक उसका फ्लो बनता है कि आप डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर F1 है, F1 के अंदर कोई और एलिमेंट है, तो इसी पैटर्न के साथ आपको उस डिफरेंट एलिमेंट्स पे जाना पड़ता है। जिस भी एलिमेंट को आपको गेट करना हो फिर आप उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं इजीली, ठीक है। एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप इस एलिमेंट, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को गेट करना चाहें तो आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा तरीका ये भी होता है, मतलब इस तरीके से ज़रूरी तो नहीं है कि हम सबको नाम दे दें या फिर उसी नाम के साथ गेट करें, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका नाम नहीं होता। जैसे ये H2 है, H2 का तो कोई नेम एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसको मैं नेम नहीं दे सकता। तो अगर इस H2 को अगर मैं गेट करना चाहूँ तो कैसे गेट करूँगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट H2, देखते हैं कि ये गेट करता है इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल में गया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट H2, ठीक है, तो वो अनडिफाइन आ रहा है, H2 को तो वो गेट नहीं कर रहा। तो H2 को मैं नेम भी नहीं दे सकता, क्योंकि नेम आपको पता है कि इनपुट एलिमेंट्स पे आता है, उस पर आईडी आती है, लेकिन आईडी के थ्रू भी गेट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नेम नहीं होता, तो हम उनको कैसे गेट करें, ठीक है। और गेट करने की जरूरत क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो गेट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम मैनिपुलेट करेंगे ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम उसके लिए ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसके ऑब्जेक्ट तक पहुँचें, फिर उसकी कोई भी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का ये है कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर फिलहाल आप यहाँ पर जैसे आ जाएं, तो यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट का तो कोड हमने कोई नहीं किया ना, यहाँ पर जस्ट हमारे पास HTML आ रही है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख रहा हूँ, अलर्ट, ठीक है, और इसको बोल रहा हूँ हेलो। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल है, तो यहाँ पर आपको कोई स्क्रिप्ट का टैग या इस तरह से कुछ HTML का कोई कोड नहीं लिखना, जस्ट आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो वो आपका रन होगा, ठीक है। तो ये अलर्ट, ये लाइन ऑफ कोड है जो कि आपके सामने अलर्ट शो करता है, ठीक है। अब इसको अगर मतलब ये डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ था कोड तो ये रन हो रहा था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये कोड मेरा अभी रन ना हो, बाद में रन हो, मतलब जब मैं चाहूँ किसी इवेंट पे रन हो, पेज हमारा लोड हो जाए, फिर यूज़र जब नाम लिखे उसके बाद ये कोड रन हो, ठीक है। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर यूज़र नेम लिखे उसके बाद मेरा वो अलर्ट आना चाहिए, सही है। तो मतलब किसी इवेंट पे आप अपने कोड को कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स हैं, उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे हमने इसके टाइप्स देखे तो एम्बेडेड और एक्सटर्नल मैंने आपको बता दिया, इनलाइन का भी मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बताया। अब जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एक्शन पे अपने कोड को कॉल कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप, आपको पता होगा कि हम बटन कैसे बनाते हैं और उसकी कोई वैल्यू होती है, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लिक, ठीक है। नॉर्मली जब आप बटन बनाते हैं HTML में तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। और ये जो अलर्ट है खाली वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा के इधर आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा ताकि अलर्ट ना आए। और ये आपका बटन है, इस पर क्लिक करने से फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने से जावास्क्रिप्ट का कोड चले तो उसके लिए आपके पास इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस बटन का कुछ इवेंट होगा जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं। आप यहाँ पर लिखें कि बटन इवेंट्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बटन के कौन कौन से इवेंट्स हैं तो आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा कि बटन के कौन से इवेंट्स हैं। आपको पता है बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका ऑन क्लिक इवेंट होता है, मोस्टली ऑन क्लिक एंड ऑन डबल क्लिक, दो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो वो इवेंट यूज़ करने के लिए एज एन एट्रीब्यूट आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर जो जो कोटेशन है, इस कोटेशन के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलर्ट 1 2 3, ठीक है। तो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट आपकी हो गई। देखें हम एक ही लाइन में हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, तो ये आपकी इनलाइन जावास्क्रिप्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं आ गया, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास अलर्ट आएगा। अब देखिए वो डायरेक्ट अलर्ट नहीं आ रहा, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद आपके पास अलर्ट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक पे आपने अलर्ट कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अलर्ट ना करे, एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, फिर दूसरा वेरिएबल बनाए, वेरिएबल
बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करें पहले, वेरिएबल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद सी को अलर्ट करें, अलर्ट सी। ठीक है, तो ये 4 लाइंस हैं। अब क्योंकि इनलाइन जावास्क्रिप्ट है तो सारा कुछ आपको एक लाइन के अंदर लिखना होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये चलेगा कोड, अभी इसके अंदर कोई एरर नहीं है। आप चलाएंगे तो वो आपका दोनों नंबर, दो नंबर्स बना रहा है, उनको ऐड करके उसका रिजल्ट आपके सामने अलर्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है वो सारा कुछ आपको एक ही लाइन में इधर लिखना पड़ता है। तो अभी तो ये थोड़ा सा कोड है तो हमें मतलब मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन कल को जब बड़ा कोड होगा, HTML का भी बहुत सारा कोड होगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर, एक टैग के अंदर, एक एट्रीब्यूट के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी हुई है, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये मतलब कैसे लिखा हुआ है ये। फिर बाद में आप कुछ दिनों के बाद आपके कोड को देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कोड है ना, इस कोड को हम इधर ना लिखें सारे को, इस कोड को हम यहाँ से, पूरे कोड को मैं यहाँ से उठाता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट की जो अलग से फाइल है या स्क्रिप्ट का टैग है, वहाँ जाके आप एक फंक्शन बनाएं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का कोई भी नाम दे दें, मतलब एक कोड ब्लॉक बनाएं जिसको हम उसके साथ अटैच कर देंगे। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, और ये फंक्शन है, और जो जो आपका कोड था वो आप यहाँ पर दे दें। आप वेरिएबल ए इक्वल्स टू 5, वेरिएबल बी इक्वल्स टू 10, वेरिएबल सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसको अलर्ट करें। तो पहले क्या था कि आपको पूरा कोड यहाँ पर लिखने की जरूरत थी, अब आप जस्ट उस फंक्शन का नाम यहाँ पर लिख देंगे, टेस्ट। ठीक है, अब भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब कोड आपका थोड़ा सा सिंपल हो गया। ठीक है, अब आपको पूरा जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर नहीं लिखना। आपने देखा कि यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ये पेरेंथेसिस है, तो पेरेंथेसिस मींस ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फंक्शन पहले से कहीं डिफाइंड हुआ होगा, तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये यहाँ से रन हो रहा है। ठीक है, तो इसके नाम में आप मतलब सही लिखें, जैसे वहाँ पर फंक्शन मैंने बनाया टेस्ट के साथ, और इधर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ 1 के साथ, तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एरर आएगा, जाहिर सी बात है। तो एरर आपके पास कंसोल में आता है, मैं कंसोल को खोलता हूँ तो देखिए ये एरर दे रहा है, 1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1 इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 18 पे। आप लाइन नंबर 18 पे जाएंगे, ये है लाइन नंबर 18, यहाँ पर आपने जो 1 लिखा है वो डिफाइन नहीं है। तो आप जावास्क्रिप्ट में जाए देखेंगे तो वहाँ पर कोई 1 नाम से फंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से नहीं, ये कॉल नहीं होगा। तो मैं अगर फंक्शन बना दूँ एक 1, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के अलर्ट करे यस वर्किंग। ठीक है, और ये ऑलरेडी कॉल हुआ हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर हम आके इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अब आपके पास ये वाला फंक्शन भी काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। तो ये आपका ऑन क्लिक इवेंट पे हमने जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है, एक बटन पे जब क्लिक करें तो उसके बाद ये आपके पास अलर्ट शो करे, मतलब बटन के क्लिक पे, जब उस पे बटन पे क्लिक करें तो हम ये शो हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 2 फंक्शंस बने हुए हैं, एक टेस्ट है और एक 1 है। अच्छा, इसका एक और इवेंट भी है बटन का, ऑन डबल क्लिक है। आई थिंक कि आप जब डबल क्लिक करें तो ये दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कि जब डबल क्लिक करें तो टेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करें। तो आप देखेंगे जब एक दफ़ा क्लिक करूंगा तो ये यस वर्किंग वाला आएगा, और अगर 2 दफ़ा क्लिक करूंगा तो फिर हमारा वो दूसरा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, लेकिन ये एक एक वाला पहले कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस पर 1 क्लिक वाला भी लगा हुआ है, डबल क्लिक वाला भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ी सी हटाते हैं और फिर डबल क्लिक वाले को चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक को क्लिक कर रहा हूँ, तो अब देखें वो डबल क्लिक वाला एक क्लिक से नहीं आ रहा, लेकिन जब डबल क्लिक कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये वाला आउटपुट भी आ रहा है। तो इसका दूसरा इवेंट है जो कि आप बटन पे लगा सकते हैं। ये मतलब बाकी एट्रीब्यूट्स, बाकी टैग्स पे भी लग सकता है, H1 पे भी लगा सकते हैं, डेव पे भी लगा सकते हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, किसी इमेज पे लगा सकते हैं कि जब किसी इमेज पे क्लिक करें तो ये आपका कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑन क्लिक इवेंट था और ऑन डबल क्लिक इवेंट था, जो कि आप किसी भी एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपके इवेंट्स भी आ जाते हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जब इस पर मैं कॉल कर रहा हूँ तो मतलब वहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है। अच्छा, अभी हम कोशिश कर रहे थे कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो हम इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू वहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब इस यूज़र से इनपुट हम कैसे लें। जैसे मैं टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ना, इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके साथ एक बटन है। मैं चाह रहा हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो जो भी यूज़र ने यहाँ पर लिखी है वैल्यू, वो वैल्यू मेरे पास उधर आ जाए। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट में आ जाए, फिर उसको मैं प्रिंट करूँ या कुछ भी करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे इसकी वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसका अगर आप एड्रेस बनाएं तो एड्रेस कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट डॉट F1 जो कि फॉर्म का नाम है, डॉट T1 जो कि टेक्स्ट फील्ड का नाम है, डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक कोई आईडी दे दें, आईडी इज इक्वल टू, सेम आईडी दे दें भले T1, और फिर आप इसको आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्टली गेट करते हैं, फिर उसको आईडी के थ्रू भी गेट करते हैं। इसको मैंने आईडी दी हुई है फॉर एग्जांपल T1, तो आईडी के थ्रू भी करते हैं और नेम के थ्रू भी करते हैं। तो इस पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है टेस्ट, इस टेस्ट वाले फंक्शन को जाके हम मॉडिफाई करते हैं। तो मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन गेट वैल्यू के नाम से। और कोई भी चीज़ करें तो स्टेप बाय स्टेप किया करें। तो पहले मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैं अलर्ट लिख देता हूँ,
और फिर इस फंक्शन को मुझे उस बटन पे कॉल करना है, ठीक है। तो बटन पे जिस इवेंट पे आपने कॉल करना है वहाँ पर आप लगा दें, जैसे डबल क्लिक पे लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब पहले मेक श्योर करें कि ये कॉल हो रहा है या नहीं हो, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो कॉलिंग आ रहा है, इट मीन्स मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आप कैसे गेट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, आप कोड को देखिए, फिर वहाँ से देखेंगे तो ये पहले डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फॉर्म है जिसका नाम है F1, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट F1, ठीक है। तो F1 में आ गया। फिर फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप है और उसका नाम है T1, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1। तो ये समझ लें कि आपके पास उस टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अलर्ट के अंदर हम अ, इसको लिखते हैं, सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो आपको ये बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट HTML डॉक्यूमेंट। HTML के डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। और अगर डॉक्यूमेंट के साथ डॉट लगा के F1 लगाता हूँ तो फिर ये हमें बताएगा कि HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है HTML फॉर्म एलिमेंट का। सिमिलरली फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड है जिसको हमने नाम दिया है T1, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ T1। और इस तरीके से करेंगे तो अब आपको बताएगा कि ये HTML के इनपुट एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। फिर उस इनपुट एलिमेंट की कोई भी वैल्यू आपको गेट करनी हो, कोई भी चीज़ उसकी गेट करनी हो तो आप गेट कर सकते हैं। जैसे उस इनपुट एलिमेंट को आप देखिए, यहाँ पर इनपुट एलिमेंट को हमने क्या क्या दिया हुआ है, इनपुट एलिमेंट की टाइप, इसकी टाइप है, इसका नाम है, इसकी आईडी है। तो ये तीनों चीज़ें मैं वहाँ पर गेट करना चाहूँ तो गेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसकी टाइप चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट टाइप, और इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी टाइप में टेक्स्ट है तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से डॉट नेम लिखेंगे तो नेम आ जाएगा, डॉट आईडी लिखेंगे तो डॉट आईडी आ जाएगा। तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए असल में, तो मैं यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हमने चलाया तो अभी इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, डबल क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं नहीं और डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो भी आप वैल्यू यूज़र वैल्यू लिखे और डबल क्लिक करेगा यहाँ पर तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डबल क्लिक इसलिए क्योंकि हमने इस पर जो इवेंट कॉल किया है वो डबल क्लिक पे कॉल किया हुआ है बटन पे। आप देखें डबल क्लिक पे कॉल किया, अगर आप इसको ऑन क्लिक पे कर देंगे तो फिर ये ऑन क्लिक पे कॉल होगा, ठीक है। एक ही क्लिक पे आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट के को आप यूज़ कर गेट कर सकते हैं, सही है। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका होता है कि आप ये मतलब उसको नेम के थ्रू आप गेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है किसी भी एलिमेंट को अगर आपको गेट करना है तो उसके लिए मतलब आप उसको आईडी दे दें कोई, उस आईडी के थ्रू भी आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वैल्यू आ गई। आप तो फिर वैल्यू के थ्रू आप इसमें प्रोसेसिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये HTML का डॉक्यूमेंट है, मतलब मेरे पास एक फॉर्म है और अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है और उसको नाम इंसर्ट करना है और अगर वो नाम इंसर्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर मैसेज आ जाए कि प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास आ रही है ना, अगर ये वैल्यू इसके अंदर कुछ वैल्यू आ रही है तो फिर तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं आ रही तो उसको मैसेज दे देंगे, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को वैल्यू डॉट वैल्यू की टाइप भी मालूम कर लेते हैं कि वैल्यू की टाइप क्या है। तो उसके लिए आपको पता है टाइप ऑफ का फंक्शन होता है। आप टाइप ऑफ में वैल्यू की टाइप देख लेंगे क्या आ रही है, ठीक है। तो यूज़र जब फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा है तो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। और अगर यूज़र वैल्यू दे रहा है तब भी स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब खाली जब क्लिक करते हैं तब भी स्ट्रिंग आ रहा है और अगर वैल्यू दे के स्ट्रिंग करें तब भी स्ट्रिंग वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इसके हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना कि वैल्यू खाली है या क्या है, ठीक है। तो टाइप ऑफ से नहीं होगा। फिर हम ये कर सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, मतलब आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है ना उसके साथ डॉट लेंथ लगा देंगे तो ये आपको लेंथ बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, LENGTH, ये आपको बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अब जैसे मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ नईम और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको बता रहा है कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये खाली होगा उसको मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास लेंथ 0 आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है ना कि अगर खाली है तो 0 आएगा लेंथ, और अगर यूज़र ने कुछ लिखा है तो फिर सही है, ठीक है। तो मीन्स 0 है तो फिर हम यूज़र को मैसेज दे दें कि भाई प्लीज़ एंटर योर नेम, और अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ये जो वैल्यू लेंथ हमारे पास आ रही है इस लेंथ को चेक करें कि अगर लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 है, मीन्स अगर लेंथ 0 है तो ये ट्रू आएगा ना, ट्रू आएगा तो इफ़ चलेगी, अगर ट्रू नहीं आया तो फिर एल्स चलेगी। तो हम यहाँ पर अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट प्लीज एंटर यूर नेम, ठीक है। इसी तरीके से और अगर मतलब 0 नहीं आती तो फिर तो कुछ नहीं करना, सही है। अब हम देखते हैं कि ये काम करता है नहीं। तो अब देखें इसको मैंने मतलब वैल्यू अंदर कुछ भी नहीं लिखा, क्लिक किया तो आपके पास आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम।
और अगर मैंने नेम इंसर्ट कर दिया तो फिर कोई मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको खाली प्रिंट करता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं क्लिक करता और क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। सही है। तो ये सारे आपके इस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो ये हमने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया, और फिर इसको वैलिडेशन बोलते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। जब आप फॉर्म्स पे वैलिडेशन लगाते हैं कि यूज़र जब तक वैल्यू इंटर ना करे तब तक वो फॉर्म आपका सबमिट ना हो, ठीक है। और अगर वैल्यू इंसर्ट कर देता है, अगर वैल्यू आ रही है आपके पास, तो फिर वो फॉर्म को सबमिट कर दे। तो फॉर्म को भी हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं ना, फॉर्म का ऑब्जेक्ट गेट करके फिर फॉर्म का जो सबमिट मेथड होता है वो भी हम कॉल